नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं। 10 सीटों पर होने थे, लेकिन 9 सीटों पर ही उपचुनाव हो रहे हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव आयोग ने अभी चुनाव कराने की घोषणा नहीं की है, लेकिन जिन 9 सीटों पर हो रहे हैं, चूंकि वो उन सीटों के विधायक सांसद चुन लिए गए, सीटें खाली हुई हैं, तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रखी है और उन नामांकन भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ी हैं, खैर अलीगढ़ की सीट और गाजियाबाद सदर की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ रखी है। तो इन 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, अभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 9 की 9 सीटों पर अभी अपने उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं। पिछले कई दिनों से चर्चाएं हैं कि सूची आने वाली है, आएगी, और मंगलवार को सूची एक जारी भी हुई जिसमें मेघालय और पंजाब में उपचुनाव की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई, कैंडिडेट्स की। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर चल रहा जो अभी उस पर जो दिक्कतें हैं वो अभी बरकरार हैं। दिक्कतें कई तरह की हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एनडीए की सहयोगी पार्टियां जो हैं, वो चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे वो सुभाषपा हो, चाहे आरएलडी हो, और यहाँ तक कि अपना दल एस भी, ये सभी दल दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें भी सीटें मिले। और चूंकि जो 9 सीटें हैं, इनमें 4 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, तो दावा है उनका कि ये जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, जो उनकी अपनी सीटें नहीं थी, वो गठबंधन के साथ ही चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि सिर्फ मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोक दल को देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी सहयोगी दल को कोई सीट नहीं देने वाली है। और दबाव वो डाल रहे हैं, लेकिन दबाव भारतीय जनता पार्टी कितना स्वीकार करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये सहयोगी दल उसका साथ छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपनी बदौलत ये कोई सीट जीत नहीं सकते हैं और किसी दूसरे गठबंधन में फिलहाल इनके लिए भी जगह भी नहीं है। तो उनकी मजबूरी है, उनकी विवशता है, और इसी विवशता का फायदा उसने लोकसभा चुनाव में भी उठाया था। गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने हिसाब से ही टिकट दिए थे, न कि उनके हिसाब से। तो और उपचुनाव में तो देने का सवाल ही नहीं उठता। दबाव बनाने की अपनी एक रणनीति होती है, तो दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करनी है, तो अब तक क्यों नहीं हो पा रही। महज अब 3 दिन रह गए हैं। 25 तारीख को ही नामांकन का आखिरी दिन है। हालांकि आखिरी दिन भी घोषणा हो सकती है, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है। और समाजवादी पार्टी की 6 तारीख को ही सूची उनकी आ गई थी, वहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी, क्योंकि दावेदारों की संख्या भी ज़्यादा है। अभी अचानक यहाँ, और ये जो तमाम नेता हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर मंगलवार को दिल्ली आए, वहाँ बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संघ प्रमुख मोहन भागवत से हुई। तो ये जो सारी कवायद चल रही है लोकसभा उपचुनाव में, चूंकि इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए और उसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर चुनाव के परिणाम की जिम्मेदारी डालने की, थोपने की कोशिश की गई, जाहिर तौर पर वो थी भी, क्योंकि पूरा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया था, उनके नाम पर लड़ा गया था। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था, या एक्सक्यूज़ था, कि उनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया है। तो अगर जीतते तो उनको क्रेडिट मिलता, और हार रहे हैं तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी भी उनकी होनी चाहिए। लेकिन उपचुनाव, ये विधानसभा के उपचुनाव हैं, और इसमें जीत का पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। तो वो एक एक सीट पर एक एक चीज़ बिल्कुल सोच समझकर वो चाह रहे हैं कि वहाँ टिकट दिया जाए। बताया तो ये जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर जो घोषणा नहीं हुई है,
तो उसके पीछे भी यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं कर रहा था कि वहाँ अभी चुनाव हो, और सूट इसलिए नहीं कर रहा था कि वहाँ पर स्थिति अभी उसके अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि मिल्कीपुर वैसे भी समाजवादी पार्टी के ही पास है। अवधेश प्रसाद जो फैज़ाबाद से सांसद हुए हैं वही वहाँ से विधायक थे, तो वहाँ की सीट उसको बहुत फेवरेबल नहीं दिख रही थी, उसको उम्मीद नहीं थी कि जीत पाएगी। तो एक चुनाव आयोग ने एक बहाना लगा दिया कि वहाँ पर एक याचिका डाली गई है, इसलिए हम वहाँ पर चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हैं। हालांकि याचिका डालने से याचिका तमाम सीटों के खिलाफ पड़ी रहती है, जो भी सीट जीतता है और हारा प्रत्याशी अक्सर वहाँ पर किसी न किसी बहाने से डाल देता है, लेकिन उसकी वजह से उपचुनाव प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन अयोध्या की सीट, ये मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है, तो उसका कारण था क्योंकि एक तो फैज़ाबाद सीट हार गए, जहां जो अयोध्या ज़िला अब हो गया है लोकसभा में, और अगर विधानसभा में भी वो हार जाते, जब 10 सीटों के जब चुनाव परिणाम आएंगे 23 नवंबर को, तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी सीट की होगी, और वहाँ पर ये अभी उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि वो हारने की स्थिति में है। तो इसलिए वहाँ अभी चुनाव घोषित ही नहीं हुए। लेकिन बाकी सीटों पर भी बहुत सोच समझकर, और चूंकि दावा कर रहे हैं कि वो सभी सीट जीतेंगे, तो अपने हिसाब से प्रत्याशी देने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरे नेताओं का भी दबाव है, और दूसरी तरफ प्रतिष्ठा दांव पर लगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से, जाट समुदाय से आते हैं, और आरएलडी के साथ गठबंधन में भी माना गया था कि उनकी भूमिका है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उस तरह का फायदा नहीं मिल सका एनडीए गठबंधन को, जिस तरह से 2019 और 2014 के चुनाव में उसको मिला था। तो भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की भी मांग लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो गई थी, और इसका उनके ऊपर इसके चुनाव में हारने की जिम्मेदारी थोपने की भी कोशिश की गई। कहा भी गया, सीधे तौर पर ये उन पर आया कि एक बहुत प्रभावी नहीं रहे, या उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा इस लिहाज से। और अब उनके ऊपर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर, और सारी सीटों पर, चूँकि प्रदेश अध्यक्ष है, तो वहाँ एक तरह उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। और दूसरी ओर ये है कि जिस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियाँ आती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, ताज़ा तरीन उदाहरण बहराइच का है। बहराइच में इतनी बड़ी घटना हुई, और बहराइच में घटना के बाद के जिस तरह से उसके घटनाक्रम होते दिखाई पड़ रहे हैं, स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ ही दंगा भड़काने और माहौल ख़राब करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। साफ तौर पर आरोप लगाया है, कह भी रहे हैं कि ये सारे जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे या वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग नशे में थे। बहुत सारे आरोप लगाए हैं उन्होंने। इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के ज़िला अध्यक्ष का नाम, कई लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई है, तो इसमें वो घिरी हुई है। और दूसरी जगह सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बहराइच में जो अभियुक्त हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने का, घर गिराने का एक नोटिस जो दे दिया गया है, हाई कोर्ट से होते हुए वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और आज भी सुनवाई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई की है और बहुत तल्ख टिप्पणियाँ की हैं, उसे देखते हुए राज्य सरकार के लिए ये बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति है। राज्य सरकार लगातार घिर रही है एनकाउंटर्स पर भी, फेक एनकाउंटर्स पर भी। अब वो खुद ही गाइडलाइंस तैयार कर रही है। गाइडलाइंस में कोई बहुत नई बातें नहीं हैं, ये वही बातें हैं जो एनकाउंटर्स के लिए कही जाती हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इनका कई बार जिक्र कर चुका है कि अगर एनकाउंटर हो तो उस जगह की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जो हथियार वहाँ से बरामद किए जाए उनकी सूची जारी होनी चाहिए, और वो जमा होने चाहिए। अब उसके अलावा उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही कह चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लगातार वो परोक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष समर्थन करते रहे हैं। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार फेक एनकाउंटर के आरोप लग रहे हैं। तो सरकार की जो एक शर्मिंदगी की स्थिति थी उससे बचने की का प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन इन सब के बीच उपचुनाव में सीटों का कैंडिडेट्स की घोषणा न कर पाना ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी क्या चल रहा है। और निश्चित तौर पर उनके बीच के जो मतभेद हैं, नाराज़गी है, वो सीधे तौर पर सतह पर आती दिख रही है। अभी जब घोषणा हो जाएगी कैंडिडेट्स के नामों की, तब ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सतह पर सामने आ जाएगा। इन स्थितियों से कैसे बचा जाए, इनको कम से कम ये स्थितियां आने पाएँ, उसके प्रयास में जो कैंडिडेट्स की सूची जारी होनी है उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। लेकिन आखिरकार 25 तारीख से पहले तो जारी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 तारीख ही नामांकन का आखिरी दिन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।